Good morning to all of you. I am Dr. Anu Bhai Soni again with you, of course, after a long interval, but with very important matter of law to discuss with you people. Definitely you will like it. आज आपके सामने मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और वो है रिट। रिट का नाम आपने जरूर सुना होगा। यदि आप कानूनविद हैं, यदि आप अधिवक्ता हैं, यदि आप जज हैं या यदि आप कानून के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आप इस शब्द से वाकिफ होंगे। लेकिन जो लेमन है, जो आम आदमी है, जिनका कानूनी प्रक्रियाओं से कोई सीधा संबंध नहीं है, वो भी समाचार पत्रों के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या किसी की मुंह जुबानी रिट के बारे में सुनते हैं और उनको जिज्ञासा होती है कि आखिर रिट क्या है, इसे कौन जारी करता है, इसे कौन जारी करवाने के लिए प्रार्थना दे सकता है और ये किस लिए जारी होता है, इसके कौन से कानूनी परिणाम निकलते हैं। इन सब मुद्दों को जानना भी चाहता है। इसी उद्देश्य से और सभी लोगों को इसका थोड़ा बहुत लाभ हो सके, इसलिए इस विषय को मैंने आपके साथ चर्चा के लिए चुना है। चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। चूंकि लंबी चर्चा है इसलिए 2-3 बैठकों में ही संपन्न हो पाएगी। आज इसकी मूलभूत जो विचारधारा है रिट की, उस पर चर्चा करते हैं कि रिट क्या है। रिट को सामान्य तौर से हिंदी में लेख कहा जाता है। रिट अंग्रेजी शब्द है और रिट की का जो हिंदी रूपांतरण है, जो हिंदी वर्षन है, वो कहलाता है लेख। और रिट जारी करने का अधिकार जिन न्यायालयों को होता है उसे कहते हैं लेख जारी करने का अधिकार या रिट जारी करने का अधिकार। ये अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 रिट जारी करने का अधिकार न्यायालयों को प्रदान करते हैं। अब किन न्यायालयों को अधिकार प्राप्त है, किन्हें नहीं है, और रिट का ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति, इसकी विचारधारा कहाँ से शुरू हुई, इस पर आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को जानने के लिए ये जानना भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर वो विषय वस्तु किस तरह से और कब अस्तित्व में आया, किन परिस्थितियों में आया। चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। रिट जो है, जिसे हमने भी लेख कहा है, ये ब्रिटेन में इसकी उत्पत्ति हम मानते हैं और ये ब्रिटिश कॉमन लॉ का हिस्सा है या कॉमन लॉ का हिस्सा कभी रहा है। कॉमन लॉ का मतलब होता है इंग्लैंड में आम आदमी के लिए बनाया गया कानून। कॉमन लॉ मीन्स ए लॉ फॉर द कॉमन पीपल। और इस कॉमन लॉ के अंतर्गत एक समय में ब्रिटेन के सम्राट को या वहां की वहां के क्वीन को यह अधिकार दिया गया था कि वो प्रशासनिक अधिकारियों और कुछ सत्ता से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उनकी प्रताड़ना से, उनके अवैध कार्य से आम नागरिकों को उपचार दिया जा सके। और इसी व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट को या राजा को, ब्रिटेन की हुकूमत के मुखिया को, यह रिट जारी करने का अधिकार कॉमन लॉ के तहत प्राप्त था। ब्रिटेन में सम्राट को, जो किंग है, उसे फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। मतलब न्याय का सबसे बड़ा यदि कोई स्रोत है तो वहां का किंग है। सारे कानून, सारी न्याय व्यवस्था वहीं से शुरू होती है। अब चूंकि राजा को या किंग को फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा गया, इसलिए उसने ही या उसे ही आम नागरिकों को प्रशासनिक, न्यायिक और भी तमाम प्रकार के सत्ता से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उनके अवैध कार्यों से, उनकी प्रताड़ना से बचाने के लिए और उपचार और राहत प्रदान करने के लिए रिट जारी करने की, आदेश जारी करने की जो अधिकारिता है, तो ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत या ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट को प्राप्त थी। इसी को आगे चल करके उसी समय से उसको रिट कहा गया। रिट के बारे में जो उसकी परिभाषा है वो ये है
The writ is a order or command of the court of law to do or not to do something. यानी कुछ करने या कुछ नहीं करने का जो आदेश है, जो कि एक कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, एक कानून के द्वारा स्थापित न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है, उसे ही तकनीकी भाषा में हम रिट कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि इट वॉज पार्ट ऑफ द कॉमन लॉ एंड इट वॉज इश्यूड बाय द किंग्स ऑफ द इंग्लैंड। अब ये भारत में कब आया, किन परिस्थितियों में आया, और अभी वर्तमान में ये संविधान के अंतर्गत किस तरह से प्राप्त है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। देखिए, आज आपके सामने जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना आजादी के बाद सन 1950 में की गई, जब आपका संविधान अस्तित्व में आया। उस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उसके पहले फेडरल कोर्ट था, 1935 में के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत स्थापित था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको, ऐसे आप इस जानकारी से अवगत होंगे कि सबसे पहले भारत में सन 1774 में कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और रेगुलेटिंग एक्ट में ही की धारा 13 में एक प्रावधान था कि एक जुडिशियल चार्टर जारी किया जाएगा, और उस जुडिशियल चार्टर के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और वही हुआ। जुडिशियल चार्टर 1774 1774 के जुडिशियल चार्टर के द्वारा कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और उसे इंग्लैंड के किंग्स कोर्ट का दर्जा दिया गया। जो स्तर इंग्लैंड में किंग्स कोर्ट को प्राप्त है, किंग्स बेंच को प्राप्त था, वही दर्जा कलकत्ता के में जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, उसे भी वही दर्जा दिया गया। आपको मैं ये भी बता दूं कि उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में एलिजा एम्पे नियुक्त किए गए, और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश थे, क्लेवरिंग, मानसन, चैम्बर्स और हाइट। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक व्यवस्था प्रारंभ की, उच्च स्तर की न्यायिक व्यवस्था, और इसी सुप्रीम कोर्ट को पहली बार भारत में रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। यानी जो अधिकार इंग्लैंड की किंग्स कोर्ट को था, किंग्स बेंच को था, वही अधिकार कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट को पहली बार भारत में रिट जारी करने का अधिकार, रिट जुरिस्डिक्शन दिया गया। और इस रिट जुरिस्डिक्शन का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम गवर्नमेंट के खिलाफ किया। देखिए, सुप्रीम गवर्नमेंट, इसका मतलब था एग्जीक्यूटिव, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव, established by the ईस्ट इंडिया कंपनी, established by the वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल, और सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय द लॉर्ड एलिजा एम्पे। दोनों जो संस्थाएं थी, उन दोनों संस्थाओं के बीच जो मतभेद हुए, जिस प्रकार की बातें अधिकारिता को लेकर के हुई, और यूं कहें तो सुप्रीम गवर्नमेंट के द्वारा जो लगान वसूली के लिए, जो राजस्व की वसूली के लिए जमींदारों के माध्यम से जिस प्रकार से कार्यवाही की जाती थी, किसानों के साथ में, अन्य नागरिकों के साथ में, ग्रामीण स्तर पर जो कार्यवाही की गई, और उस कार्यवाही के दौरान अवैध तरीके से लोगों को बंदी बनाया गया, राजस्व वसूली के लिए तमाम हथकंडे, कानूनी और गैर कानूनी हथकंडे अपनाए गए। उससे पीड़ित होकर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अमोघ हथियार का इस्तेमाल किया, रिट जुरिस्डिक्शन का। और आपको मालूम होगा, पटना केस में और कोसीजूरा केस में इसने इसका खुलकर उपयोग किया सुप्रीम गवर्नमेंट के खिलाफ, और तब जाकर पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को हस्तक्षेप करना पड़ा, और फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। तो अपन सिर्फ इतना ही जाने कि सबसे पहले भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में, जिसके मुखिया लॉर्ड एलिजा एम्पे थे, उन्हीं के कार्यकाल में और उसी सुप्रीम कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन भी दिया गया।
उस सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी दर्जा दिया गया, जिसके तहत वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले सुन सकता था। उसे अपने निर्णयों को, उसके निर्णयों को प्रकाशित किए जाने का भी अधिकार दिया गया। ये सारी जो व्यवस्थाएं थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित की गई। ये जो रिट है, इस रिट जुरिस्डिक्शन को 1950 में जब आपका संविधान बना और भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तब इसे संविधान की अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भारत में उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को रिट जुरिस्डिक्शन दिया गया। अनुच्छेद 32 का जो संबंध है वो सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय को जो रिट जारी करने का अधिकार है उससे संबंधित है। और आर्टिकल जो 226 है, अनुच्छेद 226, उसका संबंध जो उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का जो अधिकार दिया गया है उससे संबंधित है। आपको ये भी जानकारी होगी कि भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना सन 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के अंतर्गत की गई थी। उसके पहले सदर निजामत अदालतें काम करती थी, सदर अदालतें, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। इन अदालतों को समाप्त करके एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1861 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के अंतर्गत। और 1861 के हाई कोर्ट एक्ट के अंतर्गत भारत में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और आगरा में हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई। प्रारंभिक स्तर के, प्रारंभिक समय के हाई कोर्ट्स हैं। बाद में आगरा के हाई कोर्ट को इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया और कोर्ट ऑफ चीफ ऑफ अवध जो एक था लखनऊ में, उसको भी इसी में मर्ज कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय माना जाता है। लखनऊ में इसकी बेंच है। बाकी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के हाई कोर्ट काम कर रहे हैं। आपके पूरे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं जो विभिन्न राज्यों और यूनियन टेरिटोरीज, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। उनके बारे में कभी अपन अलग से चर्चा करेंगे। तो इन उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार है, रिट जुरिस्डिक्शन प्राप्त है। और वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार है। जैसे मैंने पहले ही निवेदन किया कि रिट क्या है, तो रिट एक ऑर्डर है, एक आदेश है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा जारी किया जाता है और ये एक प्रकार से न्यायिक उपचार प्रदान करने के लिए बनाई गई व्यवस्था है। अब ये प्रश्न उठता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है और सुप्रीम कोर्ट किन व्यवस्थाओं पर रिट जारी करता है। तो आप तो इस बात से भली भांति अवगत हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ी आपके यहाँ की न्यायिक व्यवस्था है, सबसे बड़ा न्यायिक संस्थान है, एपेक्स कोर्ट ऑफ द नेशन है और उसे मूल अधिकारों का प्रहरी कहा गया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट इज ए प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार दिया गया है उस मूल अधिकार का सजग प्रहरी कहा गया है ना, विजिलेंट प्रोटेक्टर, किसको, सुप्रीम कोर्ट को। तो जब कभी भी मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है या किसी व्यक्ति के, किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए या उससे संबंधित उपचार प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने के लिए आवेदन किया जा सकता है, याचिका लगाई, उसको उसी पर रिट पिटीशन बोलते हैं, रिट पिटीशन फाइल किया जा सकता है। एक बात इसमें महत्वपूर्ण यह है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में ही रिट जारी किया जाता है, अन्य किसी मामलों में नहीं। जबकि उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के विरुद्ध होने वाले कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 226 जो उच्च न्यायालयों को रिट जुरिस्डिक्शन देती है,
वो जो व्यवस्था है ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा बड़ी है, उससे जो अनुच्छेद 32 में माननीय उच्चतम न्यायालय को दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों से संबंधित जो मुद्दे हैं या मूल अधिकारों के खंडन से संबंधित, इसके उल्लंघन से संबंधित जो मुद्दे हैं उन्हीं पर रिट जारी करता है। जबकि उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त जो उच्च न्यायालय हैं, ऐसे उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अन्य मुद्दों पर भी, अन्य विषयों पर भी जो है रिट जारी कर सकते हैं। तो ये रिट की उत्पत्ति और उसके जारी करने से संबंधित जो अनुच्छेद 226 और 32 में जो प्रावधान किए गए उस पर हमने चर्चा की। एक बात और है कि आखिर रिट होते कितने प्रकार के हैं, किन किन विषयों पर किस प्रकार से किन किन न्यायालयों के द्वारा रिट जारी किया जाता है, इस पर भी अपने को चर्चा आवश्यक है। एक बात मैं और बता दूं, जैसे मैंने कहा कि रिट इज ए कमांड एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ द लॉ, है ना, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यहां पर कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब भारतीय संविधान के कॉन्टेक्स्ट में केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है। अब आप कहेंगे साहब कोर्ट ऑफ लॉ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कोर्ट ऑफ लॉ है, लेकिन उनको संविधान ने रिट जारी करने का रिट जुरिस्डिक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी नहीं है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और जिनको रिट जुरिस्डिक्शन देने का, रिट जारी करने का पावर है, जिनके पास रिट जुरिस्डिक्शन है, वो भारत में अभी संवैधानिक जो व्यवस्था लागू है उसके अंतर्गत सिर्फ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है। तो इसको अपन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। और ये न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं, और उसी को अपन लेख जारी करने का अधिकार भी हिंदी के वर्जन में बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कितने प्रकार के रिट होते हैं। तो इसके संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पास 5 प्रकार के रिट हैं। एक को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, हैवियस कॉर्पस, रिट ऑफ हैवियस कॉर्पस, नाम सुना होगा आपने निश्चित रूप से। दूसरा है मैंडेमस, परमादेश, ये भी रिट का प्रकार है। तीसरा है सर्चियोरारी, प्रेषण। उसके बाद है प्रोहिबिशन, निषेध, रोको, एंड फाइनली को वारंटो। ये 5 प्रकार के रिट जो है होते हैं, जिन्हें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय समय समय पर जारी करते हैं। एक आपने नाम भी सुना होगा, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये भी एक प्रकार की याचिका जो है वो भी इसका संबंध रिट से ही है। जब जनहित में कोई रिट, इसी ऊपर के जो 5 प्रकार के रिट हैं, इन्हीं रिट में यदि कोई रिट का संबंध किसी जनहित से है, किसी व्यक्तिगत हित से नहीं बल्कि जनहित से है, आम लोगों के हित से है, तो उसी को जनहित याचिका कहते हैं। अपन आगे चल करके इस पर भी चर्चा करेंगे। तो साहब आज हमने देखा कि रिट की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से इसकी उत्पत्ति का कहां से संबंध है, भारत में ये कब प्रयोग में लाया गया और इसके कितने प्रकार हैं। जो हमारी अगली बैठक होगी उस बैठक में हम चर्चा करेंगे कि हैबियस कॉर्पस रिट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका या लेख क्या है, और दूसरा मैंडेमस या परमादेश लेख क्या है, ये किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। उसके बाद की जब हमारी जो मुलाकात होगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम सर्चियोरारी, को वारंटो और प्रोहिबिशन में भी चर्चा करेंगे, और फाइनली अपन चर्चा करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर। तो मेरे अनुमान से आज आपके लिए इतना पर्याप्त है, और यह बड़ा गंभीर विषय है, इस पर पार्ट में चर्चा करना ज़्यादा मुनासिब होगा ऐसा मैं समझता हूँ। तो आज आपने मेरे बातों को सुना, ध्यान दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने अगली बैठक में हैबियस कॉर्पस और मैंडेमस पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग।